आज एक मित्र ने सलाह दी कि ओशो के रोब बना के, ओशो जैसे पहनते थे वैसे रोब बना के बेचा जाए तो आप पैसे कमा सकते हो। कोई है जो कर रहे हैं ऐसा, कुर्सियाँ और पता नहीं क्या क्या ओशो की चीज़ों को पैसे या जो भी के लिए उपयोग करें। तो उन्हें याद आया, तो मुझे मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का डायलॉग याद आया। हमारी युवा काल शुरू हुई थी, किशोरावस्था छोड़ रहे थे, तब हम भी बड़े रोमांटिक हुआ करते थे पूरे, और ऐसे समय में इसी फिल्म देखने में बड़ा मज़ा आता है, तो निश्चित बहुत मज़ा लिया। उसमें एक जगह विनोद खन्ना रेखा के पास जाते हैं अपने मित्र सिकंदर से उसका पीछा छुड़ाने के लिए। तो वो विनोद खन्ना बड़े पावर से कहता है रेखा को कि सिकंदर को छोड़ने की तो क्या कीमत लो, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 पूरी जिंदगी में कमाता रहूंगा, तुम्हारे पैरों में लाके डालता रहूंगा। उस समय 5,000, 10,000, 50,000 का बहुत मूल्य हुआ करता था। आज के 50 लाख या 50 करोड़ों के थे। तो बड़ा पावर से रेखा बड़ी अदा से मुड़ के देखती है और कहती है, इतने में तो मैं सिकंदर की तस्वीर भी न बेचूं, तुम सिकंदर लेने आए हो। अपने सदगुरु को किसी पैसे के लिए या किसी चीज़ के लिए जो बेच देते हैं, उनने अपने सदगुरु को प्रेम ही नहीं किया। उनको कोई रिश्ता ही नहीं बना सकता सदगुरु से। अगर कोई रिश्ता बनता और लाखों का बना, करोड़ों का बना, चुपचाप साधना में लगे, चुपचाप ओशो की देशना को जिए, चुपचाप ओशो के नए मनुष्य के लिए जो गुण ओशो बता गए अपने भीतर पैदा कर रहे हैं। जोरबादी बुद्धा का जो ओशो एक नया दर्शन देखे गए, उसको जी रहे हैं, पूरी अपनी ऊर्जा उसमें लगा रहे हैं। और फिर उसी के साथ में जिस भी तरीके से हो सके दूसरे लोगों तक भी ओशो का मैसेज पहुंचा रहे, और ऐसे करोड़ों हैं। और ये करोड़ों जो शिष्य हैं, ये ओशो की तस्वीर अरबों में भी नहीं बेची, कोई ऐसी कीमत नहीं बनी जो ओशो की तस्वीर को भी खरीद सके इन शिष्यों से। लेकिन जो लोग बेच रहे हैं, जो कुर्सियों पे बैठ रहे हैं, ऊर्जाएं दे रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं और संचालन कर रहे हैं और अपने आप को जीवंत गुरु कह रहे हैं, और टोपाधारी, मालाधारी और जबलाधारी और पता नहीं क्या क्या। सदगुरु और शिष्य के उत्कृष्ट प्रेम की तो इनसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं। उनने तो आम प्रेम भी अनुभव नहीं किया। जिस रेखा ने अपने सिकंदर को प्रेम किया, वो एक प्रेमिका का प्रेमी से प्रेम था, लेकिन उस प्रेम में भी जोहराबाई, जो कि उसमें नाचने का काम करती है, रोज शाम उसको नाचना पड़ता लोगों के सामने ताकि उससे थोड़ा पैसा मिले। कोई वो बहुत अमीर नहीं थी, और विनोद खन्ना हर कीमत देने को तैयार, और वो मुड़ के कहती है, वो दृश्य कभी यूट्यूब पे देखिएगा, रोमांचित हो जाएंगे आप। इतने में तो मैं सिकंदर की तस्वीर भी न बेचूं, तुम सिकंदर लेने आए हो। जिंदगी चलती रहती है, जिंदगी की चुनौतियां चलती रहती है, जिंदगी की परेशानियां चलती रहती है। एक क्षण को भी इस जीवन में मेरे ये नहीं आया कि कोई भी ऐसा काम करके ओशो के नाम से पैसा कमा लूं। मैं भी कर सकता था, शिविर ले सकता था और जीवंत गुरु भी बन सकता था और काउंसलिंग भी कर सकता था और पता नहीं क्या क्या मेरे को है, और चूँकि किया भी बहुत सारा, तो
अनुभव भी बहुत सारा है। तो करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, मैं भी पैसे कमा सकता था इस तरीके से। और कई बार मुझे कहा भी गया, बहुत शुरू में भी कहा गया कि जब ज़्यादा लोग शिविर नहीं लेते थे तो कि मैं भी जाऊं शिविर लेने। ओशो के सचिव ने मुझे या मीटिंगों में अक्सर ये बातें कही गई। कई बार और भी ऐसे अवसर आए जब मेरे से पूछा गया इस बारे में। मेरे को कभी एक क्षण को भी नहीं लगता मैं ये कर ही नहीं सकता। लिखता हूँ, बोलता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत मेरी समझ है उसको मैं करता रहता हूँ अपने सृजन के क्षेत्र में। बाकी नाच लेता हूँ। ये बहुत सारे पक्षियों के यहाँ पे पानी के और दाने उनके रखे हुए, तो ढेरों मेरे पक्षी यहाँ रहते हैं। और एक कमरा पूरा इन्हीं के लिए छोड़ा हुआ है जिसमें वो बच्चे देते हैं और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, शैतानियाँ। बहुत आनंदित होता हूँ। बुली है, बुली की नटखट हरकतें देखता रहता हूँ, उसको लाड़ करता हूँ, उसके साथ घूम फिर आता हूँ, सो जाता हूँ। पेड़ हैं, पानी देता हूँ, उनको भी थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। गर्मी है तो पूछ लेता हूँ, भाई थोड़ा ध्यान रखना। ये आर्थिक समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं भी है, और अपनी तरफ से पूरी प्रयास करता हूँ, काम करता हूँ। कल दिन में मैं डिलीवरी करता हूँ तो मुझे थोड़ा पैसा मिलता है, पर काम इतना चलता नहीं है। तो कल दिन में 1 बजे एक व्यक्ति ने कहा कि हाँ ला के दे दो मेरे को। तो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, तो मैं उसी समय स्कूटर से बस स्टैंड गया। बस स्टैंड पर बस खड़ी करी, बस पड़ी थी तो उसमें बैठ गया। पौन घंटे तक तो गर्मियों में बस खड़ी रही और ऐसी भीड़ उसमें। फिर वो बस जब चली तो उसके क्लच और गियर में ब्लूम ब्लूम, और मैंने उसी वक्त मेरे पड़ोस में बैठे हुए यात्री को बोल दिया, मैंने कहा ये निम्बाड़ा नहीं पहुँचेगी 30 किलोमीटर दूर जहाँ मुझे जाना था। एक सज्जन बस स्टैंड पर कोई ऑफिसर थे जो लेने आने वाले थे, और मैंने उनको बोल दिया कि वो बोले मुझे 3 बजे ऑफिस जाना है। तो मैंने कहा 1 बज रही है, 1:30 बजे भी बस मिली तो 2 बजे तक पहुँचा, आधे घंटे में बस से पहुँचा देती है। बस तो चले रुके 4 जगह निम्बाड़ा के रास्ते में रुके। उन सज्जन का साहब का मेरे को फ़ोन आ रहा है। मैंने कहा हाँ मैं बस में हूँ, पहुँच रहा हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। और निम्बाड़ा के इधर 3 किलोमीटर उधर ड्राइवर ने बस खड़ी कर दी, वो ठीक कराने के लिए किसी मैकेनिक के। अब वो बेचारा कंडक्टर भी कह रहा 100 लोग भरे हुए गर्मी में लथपथ। अरे भाई तू निम्बाड़ा बस स्टैंड तो छोड़ दे, इनको फिर देखेंगे जो करना होगा, लेकिन क्या कर लो आप। हैरानी होती है मुझे कि लाखों करोड़ों लोग रोजाना इस तरीके से सफ़र करते हैं। कोई साधन नहीं है, कोई टेम्पो में, कोई बसों में, कोई ट्रेनों में। और लोग कहते हैं बकरे, अरे मैंने कहा बकरे भी ऐसे कोई भरते हैं क्या? तो इंसान की भी हालत ख़राब हो रही है। और ऐसी भयानक गर्मी में 40 डिग्री गर्मी होती है। अब मेरे को डर कि वो साहब आ गए होंगे वो बस स्टैंड। तो मैंने बोला भाई बस ड्राइवर को, तो सुनने की तो मेरे को संभावना भी नहीं लगी। तो बस से उतरा, नीचे उतर के दौड़ने लगा रोड पे, और दौड़ते हुए हर गाड़ी को, ट्रक को, टेम्पो को, प्राइवेट बस को, जिसको भी, 2 व्हीलर को, कार को मैं हाथ दे दूँ, अरे भाई मुझे उधर ले चलो, अरे भाई उधर। कोई नहीं रुके, कोई नहीं सुने। फिर एक मोटरसाइकिल वाले ने मेरे को बिठा लिया। तो वो बोले यार मैं आधे रास्ते, मैंने कहा तू आधे रास्ते तो छोड़। उसने आधे रास्ते छोड़ दिया, फिर मैंने भागना शुरू किया। फिर वापस हर गाड़ी को हाथ दे रहा हूँ, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। अब 40 डिग्री गर्मी में धूप के अंदर दौड़ना, और फिर मेरे इतनी सारी बीमारियाँ। पर एक मैकेनिक मोटरसाइकिल से जा रहा था, वो ले गया मुझे और वहाँ मुझे छोड़ दिया जहाँ मेरे को वो डिलीवरी करनी थी। और वो डिलीवरी मैंने की और दूसरी बस में बैठा। दूसरी बस आई तो 100 सवारी उसमें भी होगी। बैठना तो क्या सवाल ही नहीं उठता, बसों में बैठने का तो आप सोचिए मत। अब खड़े रहो तो इतनी धक्का मुक्की होती है और इतनी भीड़ होती है कि पैरों के बल आप खड़े नहीं हो सकते, हाथ से लटके रहना पड़ता है।
कोई इधर से टल्ला मार रहा है, कोई उधर से टल्ला मार रहा है। अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची, लेकिन हाँ करता हूँ, जो भी काम मेरे को मिलता है वो करता हूँ अपनी कमाई के लिए, अपने खर्चों के लिए। और ऐसा ही संघर्ष का जीवन मेरा रहा सालों साल, जब से मैंने रिजॉर्ट छोड़ा है। बहुत श्रम किया। पूना में रहता था तब, ये सतारा डिस्ट्रिक्ट में मेरे को इसकी डीलरशिप मिली थी, पूना से 125 किलोमीटर दूर। तो मैंने तो सतारा का नाम सुना था, लेकिन है कहाँ ये भी पता नहीं। तो जैसे तैसे, क्योंकि पूना बहुत बड़ा शहर है, तो बस कहाँ से मिलेगी, बोले स्वारगेट बस स्टैंड से मिलेगी। अब स्वारगेट कैसे पहुँचो, 11 किलोमीटर दूर पड़ता है वो। तो जैसे तैसे बसों में बैठ के स्वारगेट, और वहाँ से फिर सतारा के लिए। अब रूट के भी पता थे नहीं, सतारा गया, सतारा जाके देखा, वाह भाई। फिर सतारा डिस्ट्रिक्ट में मेरे को कहीं जाना होता था डिलीवरी के लिए, तो पहले तो मैं पूना से 125 किलोमीटर दूर सतारा हूँ, फिर सतारा में इंटीरियर में पता नहीं कहाँ कहाँ मैं जाऊँ, छोटे छोटे गाँवों में जाऊँ। और वो प्योर मराठी इलाके, सब मराठी बोलते, हिंदी बोलते ही नहीं। और गाँव के नाम ही मुझे समझ में नहीं आते, क्योंकि मराठी में ऐसे ऐसे नाम जो मुझे ध्यान ही नहीं रहता है कि कौन से गांव मुझे जाना है। फिर जो ग्राहक होते हैं वो भी मराठी बोलते हैं। अब मैं कंडक्टर को बोलता, भाई मेरे को कौन से गांव जाना है, मेरे इस ग्राहक से बात कर ले। तो वो बात करता था भाई, तो वो समझ जाता था कहाँ उतारना। तो बोले हाँ मैं से उतार दूंगा आपको। फिर वहाँ उतारते, वहाँ से फिर जहाँ भी, कई बार बड़ाप वो ट्रकों को जो जीपें होती पुरानी, उनको बड़ी टूटी फूटी वो चलती बड़ाप होता है, उसमें जाना। सुबह 2 बजे और 3 बजे उठता था, स्वारगेट जाता था, स्वारगेट से सतारा, और सतारा के छोटे छोटे गाँव में, और वापस रिटर्न होके आता था। रात को कई बार 10-11 बज जाती थी। थोड़ा बहुत अपना सामान रख लेता था, चाय नाश्ता वगैरह, तो कहीं खा पी लेता था, कहीं बस स्टैंड पे ही कहीं पे किनारे पे थोड़ा झपकी ले लेता था। फिर वहीं सुलभ शौचालय में फ्रेश होके फिर आगे की जर्नी करता रहा। बहुत मेहनत की उसी तरीके से। एक बार मैं गया अम्बे बड़े, तो मेरे को कोई बताया कि उमरज जाओ, तो उमरज, सतारा से उमरज गया करीब 30 किलोमीटर। फिर उमरज से मुझे किसी ने कहा एक पाटन जाओ, तो पाटन गया, वो सतारा को कोई पाटन था छोड़ के। मैंने वहाँ जाके पूछा अम्बे बड़े, तो अम्बे बड़े से फिर एक और छोटे गाँव का बताया, वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद मैंने कहा अम्बे बड़े जाना है मेरे को। तो ये जो बड़ाप होते हैं ना, ऐसी जीपें पुरानी, तो रस्से से बांध के रखते हैं कि बॉडी बिखर नहीं जाए। तो मेरे को बोला कि 500 रुपये लगेंगे। अरे मैंने कहा 500 रुपये काय के लगेंगे यार, 200 रुपये तो मैं पहले ही खर्च कर चुका हूँ, 100 रुपये कुल मैं कमाऊँगा। तो मेरे को बोले कि वो पहाड़ी इलाका है सतारा पूरा। तो मैं हम नीचे खड़े थे, बोले पहाड़ी का शिखर बताया ना अम्बे बड़े, वहाँ है। तो फिर एक गाड़ी वाले बड़ाप वाले को मैंने कहा यार मेरे को अम्बे बड़े ले चल। वो दारू के नशे में धुत। तो मैंने कहा तू ऐसा काम कर, तू तेरे यात्री भी बैठा लिया करना आते जाते, मैं 300 रुपये तेरे को दूंगा। वो 300 रुपये में मान गया। और वो ऐसी चढ़ाई पे चढ़े, रोड पे ही नहीं, कच्ची रोड पे, इधर देखो तो 100 फीट नीचे, और चले जा रही है गाड़ी, दारू के नशे में ले जा रहा। अम्बे बड़े ठेठ शिखर पे गया तो एक वृद्ध पति पत्नी मिले, ठेठ शिखर पे खड़ा, चारों तरफ देख रहा मैं। उनको मैंने डिलीवरी दी। उनका बेटा बॉम्बे में रहता था, जिसने वो प्रोडक्ट उनके लिए कोई बीमारी का दवा के लिए उन्होंने लिखा था, तो उन्होंने मेरे को पैसे दे दिए। फिर उसी बुढ़ाप में बैठ के आया, और इस तरीके से रात तक पूना पहुंचा। कितनी बार इतना कष्ट देखा उस वक्त, इतना। एक दिन में 300-400 किलोमीटर सफ़र करके आता था, बसों में, बड़ाप में, रिक्शों में, पैदल, भागते दौड़ते, और काफ़ी मेहनत की। फिर मुझे कुछ लोग भी मिलते चले गए। फिर एक व्यक्ति अच्छा मिल गया मुझे सतारा में, जिसने मेरा काम भी संभाल लिया। फिर धीरे धीरे मेरी यात्राएं कम होती चली गई, पर संघर्ष बहुत किया। जीवन ही पूरा संघर्ष से गुजरा।
आज भी बहुत संघर्ष करता हूँ। संघर्ष मतलब मेहनत बहुत करता हूँ। 12 घंटे कम से कम रोज़ाना मैं काम करता हूँ, रोज़ाना। शारीरिक और मानसिक एक किताब अनुवाद कर रहा हूँ तो वो भी काफ़ी देर करना पड़ता है, तो मानसिक रूप से थक भी जाता हूँ, शारीरिक रूप से भी थक जाता हूँ। लेकिन सिकंदर की तो फ़ोटो भी नहीं बेचूंगा। ओशो का तो मैं कोई ऐसी कीमत नहीं जो कि ओशो को खरीद ले, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और ये जो लोग पैसों के लिए, सेक्स के लिए या पुजवाने के लिए अपने सदगुरु को बेच रहे, उनको पता ही नहीं कि सदगुरु कैसे कहते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि ओशो किस हस्ती का नाम है, ओशो किस संबुद्ध का नाम है, शहंशाहों के शहंशाह। इस मानव जाति ने ऐसा कभी समुद्र अभी तक तो पैदा नहीं किया, आगे का पता नहीं। उसकी कोई क्या कीमत लगा सकता है? कोई कीमत नहीं लगा सकता। जिसको जो बेचना है, कुर्सियाँ बेचो, रोब बेचो, फोटोएं बेचो, ध्यान बेचो, हाथ हिला हिला के अपने आप को बेचो, नकल करके बेचो। जो पैसा कमाना है, जो सेक्स करना है, जो तुम्हें करना है, मैं आज तक नहीं किया, मरते दम तक नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। मैं बहुत परिश्रम करने वाले माँ बाप का बेटा हूँ। परिश्रम हमारे को गुट्टी में पिलाया जाता है। मैं दर्जी परिवार से हूँ। हमारे 7 पुरखों ने सिलाई का काम किया। हमारे पिताजी हमें एक कहावत कहते थे, जीवना जतरे हीवना, जब तक जिएंगे तब तक सिएंगे। मेरे पिताजी की मृत्यु के एक दिन पहले तक मशीन पे काम कर रहे थे। हम सभी भाई बहन इसी तरीके से संघर्ष करते हैं, श्रम करते हैं। हम श्रम करके पैसा कमाते हैं। आए मौके ऐसे, निश्चित मौके से ऐसा है जहाँ मैं काफ़ी पैसा कमा सकता था, या मैं करोड़ों रुपए कमा सकता था। जैसे कि मैंने मेरी ऑस्ट्रेलियन मित्र से जो शादी की थी, हमारी शादी भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह रजिस्टर्ड थी, और अगर मैं तलाक का उससे पैसे लेता तो उससे अच्छा खासा पैसा देना पड़ता। और मुझे मित्रों ने सलाह दी कि उससे कुछ पैसा ले ले। और फिर उसके नाम से काफ़ी प्रॉपर्टी थी। वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, मर्सिडीज कार थी उसके पास में, 2-3 बड़े बड़े घर थे, और कुछ ऐसे कारण थे तो उसके पिताजी और भाई की प्रॉपर्टी भी उसी के नाम से थी। तो लीगली मेरा बहुत बड़ा हक बनता था। जब उसने मेरे को बोला डाइवोर्स, मैंने कहा भेज दे पेपर। मुझे कहा कि थोड़े तो पैसे ले। मैंने 300 रुपये की गिफ्ट बना के साइन करके भेज दिया। फिर डेफिनेटली ऐसी जगह काम किया जहाँ मेरे पहले काफ़ी लोग काफ़ी तगड़ा कमीशन लेते थे। जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे भी बोला गया, भाई आपका कमीशन। मैंने कहा नहीं, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकता था वहाँ भी मैं, और काफ़ी अच्छे से, मतलब करोड़ों में। ऐसे ये 2 अवसर तो आए ही आए। फिर 80 में M.Com कर लिया था, तो पढ़ने में बहुत होशियार तो हो सकती, मेरी काफ़ी अच्छी नौकरी लग सकती थी। फिर MA किया, M.Phil किया, मैं मेरिट के स्टूडेंट था। नौकरी मेरे को कोई मुश्किल नहीं होती। होनहार व्यक्ति हूँ, मेहनत करता हूँ, तो पैसा कमाना कोई मेरे लिए कठिन नहीं होता अगर मैं पैसे की ही सोचता तो। पर कई चीज़ें की सोचता रहा। मेरा नाचना, मेरा हंसना, मेरी मस्ती, मेरी खुशी, मेरा ओशो के प्रति प्रेम और दीवानगी, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त, गर्लफ्रेंड्स, क्या नहीं, एक गजब की खूबसूरत ज़िंदगी जी, एक इंद्रधनुषी ज़िंदगी जी। खूब ओशो के आशीर्वाद बरसे, कोई शिकायत नहीं। जब मेरे बड़ा हार्ट अटैक आया और लगा कि मौत आ जाएगी, एक क्षण को भी कोई डर नहीं लगा।
मेरे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यार इतने बड़े अटैक में बच कैसे गए? मैंने कहा मैं लेट गया। ऐसा हार्ट अटैक जब आता है तो ऐसा दर्द होता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते जब तक कि वो अटैक का अनुभव ना हो। ऐसा पसीना और ऐसा पूरा शरीर, क्योंकि आपका हार्ट ही गड़बड़ होने वाला है, आप मौत के करीब जा रहे हो। तो ऐसे कई मौके आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक पल को भी कभी ऐसा नहीं लगा कि इस तरीके की कोई दुकानदारी करूँ और पैसा कमाऊँ। वो तो मैं नहीं करूँगा। मेहनत करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा, मेहनत तो मैं करता रहूँगा, मेहनत से ही पैसा कमाऊँगा। ये ओशो के नाम पे कोई धंधा मैं नहीं करूँगा।